अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आरएफ सर्किट्स हम दोबारा से शुरू करने लगे हैं और हमने चैप्टर नंबर 10 शुरू किया था जो कि नॉइज़ एंड नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन के बारे में है। तो अभी तक इस चैप्टर में हमने कुछ दो तीन चीज़ें देखी। एक हमने देखा कि नॉइज़ क्या होती है आरएफ सर्किट्स के पर्सपेक्टिव से। दो कंपोनेंट्स है उसके, इंटरनल नॉइज़ है, एक्सटर्नल नॉइज़ है। और फिर आगे इंटरनल नॉइज़ में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं और एक्सटर्नल नॉइज़ में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। फिर हमने एक टर्म देखी जिसको हमने कहा डायनामिक रेंज। हमने नॉइज़ फ्लोर को देखा। फिर हमने सैचुरेशन को देखा, सैचुरेशन पॉइंट को देखा, कंप्रेशन पॉइंट को देखा और हम लोगों ने डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखे। फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता देखा नॉइज़ पावर को और इक्विवेलेंट नॉइज़ टेम्परेचर को। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या कहा कि जो नॉइज़ पावर है दैट इज़ के टाइम्स टी टाइम्स बी, जिसमें जो के है वो है हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी जो है वो हमारा ऑपरेटिंग टेम्परेचर है और बी हमारी बैंडविड्थ है। ठीक है, और फिर हमने ये कहा कि अगर हमारी बैंडविड्थ ज़ीरो होगी तो नॉइज़ ज़ीरो होगी। और हमने ये कहा कि ये जो हमारी बैंडविड्थ है ये एक ऐसी विंडो है जो कि ये डिटर्मिन करती है कि किसी भी जगह पे कितनी नॉइज़ होगी, किसी भी सिस्टम के अंदर कितनी नॉइज़ होगी। ठीक है, उसके बाद हमने एक चीज़ इंट्रोड्यूस कराई, वो कहलाती थी इक्विवेलेंट टेम्परेचर। ठीक है, और इक्विवेलेंट टेम्परेचर को हमने इस तरीके से इंट्रोड्यूस कराया, हमने कहा कि आप इसको ये अज्यूम कर सकते हैं कि जो इक्विवेलेंट टेम्परेचर है ये किसी भी सर्किट का इंटरनल टेम्परेचर है। ठीक है, और अगर आप इसको थोड़ा ज़्यादा स्पेसिफिक होके स्टडी करना चाहते हैं तो इक्विवेलेंट टेम्परेचर का मतलब ये है कि से फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई सर्किट है। ठीक है, और किसी भी आर्बिट्रेरी कंडीशन के अंदर वो एक सर्टन नॉइज़ पावर जो है वो आउटपुट के ऊपर दे रहा है। ठीक है, जो कि ये है। सही है, तो अब इसी तरह का एक सर्किट हो, लेकिन ये जो नॉइज़ सोर्स है इसकी जगह हम एक नॉर्मल रेजिस्टर को लगा दें यहाँ पे। ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता हम इस रेजिस्टर को हीट अप करना शुरू कर दें। ठीक है, फिज़िकल टेम्परेचर हम इसका बढ़ाना शुरू कर दें। तो जिस फिज़िकल टेम्परेचर के ऊपर ये सर्किट हमें एन नॉट जो है वो आउटपुट के ऊपर नॉइज़ पावर देना शुरू कर देगा, वो इस रेजिस्टर का या सर्किट का इक्विवेलेंट टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो आपको फॉर एग्ज़ाम्पल एक कैलिब्रेटेड नॉइज़ सोर्स था और एक सर्टेन कंडीशन में आपको एन नॉट नॉइज़ पावर मिल रही थी। अब आपने क्या किया कि इस कैलिब्रेटेड नॉइज़ सोर्स की जगह पे इस रेजिस्टर को लगा दिया, या कोई भी पार्ट ऑफ द सर्किट लगा दिया। ये रेजिस्टर इस वक्त एक थेवेनिन इक्विवेलेंट ऑफ दैट सर्किट को शो कर रहा है। तो जिस टेम्परेचर के ऊपर इसने आपको सेम अमाउंट ऑफ नॉइज़ देना शुरू कर दी वो इसका इक्विवेलेंट नॉइज़ टेम्परेचर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सिस्टम का या किसी भी सर्किट का इक्विवेलेंट नॉइज़ टेम्परेचर डिटर्मिन करने का एक तरीका तो ये है कि आप उसको कंपेयर कर लें किसी एक स्टैंडर्ड कैलिब्रेटेड नॉइज़ सोर्स के साथ। उसका एक और तरीक़ाकार है जो कि आगे एग्ज़ाम्पल 10.1 में है और अभी हम उसको देखते हैं कि नॉइज़ टेम्परेचर को हम कैसे मेजर करते हैं। तो ये जो मेथड है जिससे हम नॉइज़ फैक्टर को मेजर करते हैं, नॉइज़ टेम्परेचर को मेजर करते हैं, ये कहलाता है वाई फैक्टर मेथड। और इसमें है क्या, इसमें ये है, से फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये एक एम्पलीफायर है जिसका गेन है, जिसकी बैंडविड्थ है बी और जिसका एक इक्विवेलेंट टेम्परेचर है टी ई। ये टी ई आपने डिटर्मिन करना है। ठीक है, अब क्या हुआ कि आपने दो रेजिस्टर्स लिए और आपने एक रेजिस्टर को T1 टेम्परेचर के ऊपर रख लिया, ये हॉट टेम्परेचर के ऊपर है, और एक को आपने T2 टेम्परेचर के ऊपर रख लिया, ये कोल्ड टेम्परेचर है। ठीक है, जब आपने T1 के साथ
इसको कनेक्ट किया तो आपके पास जो नॉइज़ आई वो N1 आई, ठीक है। और N1 का जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा कि ये यहाँ से इस रेजिस्टर की वजह से जो नॉइज़ पावर आएगी वो क्या होगी, KT1B, जो कि यहाँ पे KT1B वो इस एम्पलीफायर के अंदर जाएगी और इस गेन के साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आ जाएगी, तो GKT1B। साथ में फर्दर ऑन क्या है कि इसका जो इंटरनल टेम्परेचर होगा उसकी वजह से भी एक एडिशनल नॉइज़ पावर आउटपुट पे आएगी। तो N1 जो होगा उस नॉइज़ पावर के अंदर दो कंपोनेंट्स होंगे, एक इस रेजिस्टर की वजह से और एक इसके इंटरनल टेम्परेचर की वजह से, ठीक हो गया। फिर आपने क्या किया, अपने स्विच को चेंज किया, ठीक है। स्विच को जब आपने चेंज किया और आपने उसको T2 के ऊपर लगाया तो अब आपके पास नॉइज़ पावर N2 आ गई। तो N2 जो है वो G उसी तरीके से इसकी वजह से जो पावर आपको मिलेगी KT2B वो आगे जाके गेन से मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसकी जो इंटरनल नॉइज़ होगी वो भी गेन के साथ मल्टीप्लाई होके तो N2 के भी आपके पास दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। अब आप ये देखिए कि आपके पास दो इक्वेशंस हैं और दो आपके पास अननोन्स हैं, ठीक है। एक TE के लिए और एक GB के लिए, ठीक है। तो आप इन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। N1 और N2 का जब आप रेशो लेते हैं तो उसमें गेन और बैंडविड्थ और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ये कॉमन हैं, ये आपस में डिवाइड हो जाते हैं और आपके पास जो इक्वेशन बचती है वो ये बचती है, ठीक है। T1 प्लस TE ओवर T2 प्लस TE और ये है y के इक्वल, ठीक है। और यहाँ पे जो आपके पास इक्वलेंट टेम्परेचर आता है वो क्या आता है, T1 माइनस y T2 y माइनस 1 और y क्या है N1 और N2 जो कि आपने प्रैक्टिकली मेजर की हैं, इन दोनों का रेशो आपके पास आ जाता है, ठीक है। तो इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं कि आप किसी भी सिस्टम का इक्वलेंट टेम्परेचर डिटरमिन कर सकते हैं इस वाई फैक्टर मेथड से, सही है। तो एक तरीका वो हो गया कि आप किसी भी सिस्टम को कंपेयर कर लें एक स्टैंडर्ड कैलिब्रेटेड नॉइज़ सोर्स के ज़रिए से, और दूसरा तरीका कार जो है वो आपका वाई फैक्टर मेथड है जिसकी वजह से आप किसी भी सिस्टम का इक्वलेंट टेम्परेचर डिटरमिन कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, इसके बाद हमने इंट्रोड्यूस किया था नॉइज़ फिगर को और सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो को। हमने कहा था कि इक्वलेंट टेम्परेचर इज़ वन मेथड जिसकी वजह से हम डिटरमिन करते हैं कि किसी भी सिस्टम के अंदर कितनी नॉइज़ है, और एक और मेथड जिसकी मदद से हम ये डिटरमिन करते हैं कि किसी भी सिस्टम के अंदर कितनी नॉइज़ है वो हमारा नॉइज़ फिगर का मेथड है। और जो नॉइज़ फिगर का मेथड है वो रेशो है, जो नॉइज़ फिगर है वो सिग्नल टू नॉइज़ रेशो एट द आउटपुट और सिग्नल टू नॉइज़ रेशो एट द इनपुट, इनका आपस में कंपैरिजन है जो कि हमने देखा था कुछ यहाँ पे, ठीक है। और फिर हमने ये देखा था कि जो हमारा नॉइज़ फिगर है इसका और इक्वलेंट टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम का आपस में क्या ताल्लुक़ है। तो अब आप ये देखिए कि बाय वर्च्यू ऑफ दिस रिलेशन जहाँ पे आपके पास नॉइज़ फिगर और इक्वलेंट टेम्परेचर का रिलेशन है, तो अब क्योंकि आप किसी भी सर्किट का डिटरमिन कर सकते हैं इक्वलेंट टेम्परेचर, तो आप उसको नॉइज़ फिगर के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और नॉइज़ फिगर आपको ये बताता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, कि आपके पास अगर कोई सर्किट है जैसे ये है और यहाँ पे आप अज्यूम कर लें कि आपके पास एक एंटेना लगा हुआ है, तो सिग्नल टू नॉइज़ रेशो यहाँ पे क्या है और सिग्नल टू नॉइज़ रेशो यहाँ पे क्या है, जब आप उसका रिलेशन लेंगे तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि से फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे सिग्नल टू नॉइज़ रेशो पुअर है, जिसका मतलब ये है कि नॉइज़ की पावर ज़्यादा है
लेकिन सिग्नल की पावर कम है। अगर इसमें से गुजरने के बाद नॉइज़ की पावर कम हो जाती है यहाँ की निस्बत और सिग्नल की पावर बढ़ जाती है, तो इसका मतलब है कि ये सिस्टम आपका एक लो नॉइज़ एम्पलीफायर है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि नॉइज़ को सुप्रेस करता है। तो लॉजिकली ऐसे सिस्टम की नॉइज़ फिगर कम होगी, क्योंकि वो एक अच्छा सिस्टम होगा। ठीक है, नॉइज़ फिगर अगर उसकी कम होगी तो उसका इक्विवेलेंट टेम्परेचर भी कम होगा। तो दो पैरामीटर्स हैं हमारे पास, एक इक्विवेलेंट टेम्परेचर और एक नॉइज़ फिगर। ठीक है। अब द थिंग इज़ कि ये जो नॉइज़ फिगर है हमारे पास, ये जनरली हम डिफ़ाइन करते हैं एक मैच्ड सोर्स को कंसिडर करते हुए। ठीक है, और दूसरी बात ये कि जो नॉइज़ सोर्स है हमारा, इसके लिए हम डिफ़ाइन हमने किया हुआ है कि जो जी ये यहाँ पे जब हम नॉइज़ फिगर डिटरमिन कर रहे हैं तो हमने ये एज्यूम किया कि इनपुट के ऊपर एक जो सोर्स है वो मैच्ड है इस नेटवर्क के साथ, तो यहाँ पे कोई इम्पिडेंस मिसमैच नहीं है। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो है वो हमने 290 केल्विन हमने यहाँ पे रखी हुई है। तो अब द थिंग इज़ कि हम शायद ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास अगर तो ये सिस्टम मैच्ड लाइन है, ठीक है, हमारे पास सर्किट्स तो एक अलग बात है। हमें ये पता चल गया कि कोई भी जो सर्किट है उसके अंदर इंटरनल कोलिजन की वजह से जब करंट उसमें ट्रैवल करता है, तो सर्किट्स के लिए तो नॉइज़ परफॉर्मेंस डिटरमिन करना हमारे लिए आसान है। अब हम ये बात देखना चाहते हैं कि अगर हमारे पास कोई ट्रांसमिशन लाइन है जिसका एक सर्टन ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स हैं, जिसकी वजह से उसके कुछ लॉसेस हैं और कुछ उसके गेन्स हैं, तो फिर हमारे पास उसका क्या तरीक़ाकार है, हाउ कैन वी डिटरमिन कि उस ट्रांसमिशन लाइन की वजह से कोई नॉइज़ में इंक्रीज़ आएगा या नहीं आएगा। बहरहाल ये आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम्पल 10.1। इसके अंदर अगर आप देखें तो नॉइज़ टेम्परेचर को उन्होंने मेजर किया हुआ है और एक एक्स बैंड एम्पलीफायर की उन्होंने एग्ज़ाम्पल दी हुई है। उसका गेन उन्होंने बताया हुआ है, फ्रीक्वेंसी उन्होंने बताई हुई है कि इतनी है, और इक्वलेंट टेम्परेचर आपने मेजर करना है और उन्होंने आपको ये डेटा बताया हुआ है, दिस इज़ दी हॉट रजिस्टर एंड दिस इज़ दी कोल्ड रजिस्टर। तो ऑल्दो कि उन्होंने आपको यहाँ पे उसका गेन और फ्रीक्वेंसी बताए हुए हैं, लेकिन ये दोनों पैरामीटर्स आगे जाके इस्तेमाल नहीं होंगे। अच्छा, यहाँ पे आप एक इंटरेस्टिंग बात ये देखिए कि जो y है ये ऑल्दो के n1 और n2 का रेशो है, लेकिन क्योंकि ये दोनों dB वैल्यूज़ हैं तो वो रेशो जो है वो सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो y है, लेकिन जब आप यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू हैव टू कन्वर्ट ऑल ऑफ दीज dB वैल्यूज़ इनटू लीनियर वैल्यूज़, अदरवाइज़ आप एक dB वैल्यू को टेम्परेचर के साथ मेजर नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो ये 2.7 dB है। जब उसको न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट किया तो उसकी वैल्यू 1.86 आई, और यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फार्मूला इस्तेमाल करते हुए हमारे पास इक्वलेंट टेम्परेचर की वैल्यू हमारे पास आ गई 170 के। ठीक है जी। तो अब वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे उन्होंने एक और कुछ बात यहाँ पे कही हुई है प्रॉब्ली। हाँ जी, अब वो क्या कह रहे हैं कि इस एम्पलीफायर को इस कॉन्फ़िगरेशन में वो लगा रहे हैं, एंड ही इज सेइंग कि फॉर एग्जांपल दिस एम्पलीफायर इज़ कनेक्टेड इन दिस कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे एक सोर्स रजिस्टर है जिसकी उन्होंने आपको एक वैल्यू बता दी है कि वो जो सोर्स है वो 450 केल्विन के ऊपर मेंटेन्ड है। ठीक है, तो आपसे ये पूछा है कि टोटल नॉइज़ पावर उसकी आउटपुट के ऊपर आपको कितनी मिलेगी।
तो स्टैंडर्ड सी बात है, ये उसका इक्विवेलेंट टेम्परेचर और जो पीछे से सोर्स आ रहा है, ये दोनों का इफ़ेक्ट जो है वो आपस में ऐड हो जाएगा और उसकी वजह से आपको जो पावर मिलेगी वो इतने वॉट्स या इतने dBm आपको मिलेगी। ठीक है जी। अच्छा जनाब, अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं कि मैं साथ में थोड़ा पढ़ भी लूँ इसको। जी हाँ जी। अब बात ये हो गई, सॉरी, जो बात मेरे जहन से निकल गई थी वो ये कि ठीक है, अगर हमारे पास सर्किट्स की बात है जिसमें से एक करंट पास कर रहा है, उसको हमने बायस किया हुआ है, उसके लिए नॉइज़ परफॉर्मेंस को डिटरमिन करना तो हमारे लिए आसान बात है। लेकिन अगर हमारे पास पैसिव नेटवर्क्स हैं, जिस तरह हमने डायरेक्शनल कपलर को देखा, जिस तरह हमने ब्रांच लाइन कपलर को देखा, जिस तरह हमने ट्रांसमिशन लाइन को देखा, ठीक है, हमारे पास अगर टू पोर्ट नेटवर्क्स हैं या थ्री पोर्ट नेटवर्क्स हैं जिसमें पैसिव कंपोनेंट्स हैं, लॉसी कंपोनेंट्स हैं, जिस तरह से अटेनुएटर हो गया, लॉसी ट्रांसमिशन लाइन हो गया, और वो किसी भी एक स्टैंडर्ड फिज़िकल टेम्परेचर के ऊपर हमने उनको रखा हुआ है जो कि उनका ऑपरेटिंग टेम्परेचर है, तो क्या उनकी वजह से भी सिस्टम के अंदर कोई नॉइज़ इंट्रोड्यूस होगी या नहीं होगी, क्योंकि अब इसके अंदर कोई बाइसिंग करंट नहीं है। जनरली जब हम नॉइज़ की बात कर रहे होते हैं तो वो थर्मल नॉइज़ होती है और वो करंट से हम उसको तशबीह दे रहे होते हैं। ठीक है, जब हम कंप्यूटर्स की बात करते हैं, लैपटॉप्स की बात करते हैं, तो वो डायरेक्टली एक पावर सोर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक सिंपल पैसिव सिस्टम है, पैसिव कंपोनेंट्स हैं, तो उनकी वजह से हमारे पास क्या तरीक़ाकार होगा। ठीक है, हमें ये बात पता है कि जो कोई भी पैसिव कंपोनेंट है, उसका हम गेन डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जनरली हमारे पास जो पैसिव सिस्टम होता है वो एक लॉसी सिस्टम होता है, जिस तरह हमारे पास एक ट्रांसमिशन लाइन है। तो अगर हम जो ट्रांसमिशन लाइन है उसके लॉस को हम डिफ़ाइन कर लें, उसका एक लॉस फैक्टर डिफ़ाइन कर लें एल, जिसकी वैल्यू हो 1/गेन। ठीक है, और अगर हम उसको देखें तो हमें पता ये चलेगा कि जो हमारी जो नॉइज़ पावर है एट द आउटपुट, ठीक है, उसकी वैल्यू कुछ ये होगी k टाइम्स t टाइम्स b। ठीक है, और जो k टाइम्स t टाइम्स b है वो क्या होगी कि आउटपुट के ऊपर जो हमें नॉइज़ मिल रही होगी उसका फिज़िकल टेम्परेचर, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय गेन ऑफ दैट सिस्टम। अब अगर वो गेन ऑफ द सिस्टम है, क्योंकि वो एक लॉसी सिस्टम है, तो इसका मतलब है कि ऑल ऑफ दिस थिंग वुड बी मल्टीप्लाइड बाय 1/L। ठीक है, और फर्दर ऑन क्या होगा कि वो जो पैसिव सिस्टम है वो उसके अंदर एक नॉइज़ कंपोनेंट को उसके अंदर ऐड कर देगा। ठीक है, तो अब वो आपको ये कह रहे हैं कि आप इसको इस तरह से भी कंसिडर कर सकते हैं कि से फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये जो नॉइज़ पावर है ये अब क्या है, ये एक थर्मल रेजिस्टर जो कि सोर्स के ऊपर लगा हुआ है ट्रांसमिशन लाइन के साथ, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। हाँ, से फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अब वो कह रहे हैं कि आप इसको इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं कि जो ओवरऑल आउटपुट के ऊपर आपको नॉइज़ मिल रही है वो दो कंपोनेंट्स का मजमूआ है। एक वो इसका मजमूआ है, उसमें एक कंपोनेंट इसका है कि एक कोई थर्मल रेजिस्टर था जिसकी वजह से एक नॉइज़ सिस्टम के अंदर आ रही है, और साथ में ये जो लॉसी लाइन है या जो लॉसी सिस्टम है उसकी वजह से भी कुछ नॉइज़ उसके अंदर ऐड हो रही है। ठीक है, लेकिन पिछली दफ़ा की तरह क्योंकि हम नॉइज़ को डिटरमिन कर रहे हैं आउटपुट के ऊपर, तो बेशक ये वाला पार्ट हो या इसका
जो लॉसी पार्ट है लाइन का अपना, ये दोनों लाइन के गेन के साथ या 1/L के साथ जो है वो मल्टीप्लाई लाजमी होंगे। ठीक है, तो इफ़ द लाइन इज़ लॉसी देन इट विल इंक्रीज द नॉइज़ पावर कमिंग आउट। और क्या हो जाएगा कि अगर ट्रांसमिशन लाइन यहाँ पे ना लगी हुई होती तो आउटपुट होती के टी बी मल्टीप्लाइड बाई गेन ऑफ द सिस्टम, लेकिन क्योंकि ये लाइन भी साथ में लगी हुई है तो इसका अपना जो इफ़ेक्ट होगा वो प्लस नाउ दिस इज़ दी नॉइज़ एडेड बाय द लाइन और ओवरऑल गेन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो आउटपुट के ऊपर हमें ये चीज़ मिल रही होगी। अब अगर हम n जो एडेड नॉइज़ है उसको अगर हम डिटर्मिन करने की कोशिश करें इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए, तो हमें पता क्या चला कि यहाँ से हमने जी n एडेड को हमने डिटर्मिन करना है, तो इसको हम इस साइड पे ले गए, के टी बी को हमने कॉमन कर लिया तो हमारे पास ये वैल्यू 1 माइनस जी आ गई, ये वाला जी इधर डिवीजन में आ गया, तो ऑल ऑफ दिस इज हैज़ कम टू बी दिस वन। तो जो एडेड नॉइज़ है दैट इज़ इक्वलेंट टू दिस। तो नाउ अगर हम ये g को 1/g करें एंड माइनस g/g, तो 1/g इज़ द लॉस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन एंड 1। तो नाउ इट इज़ टेलिंग अस कि जो एडेड नॉइज़ है ट्रांसमिशन लाइन के अंदर वो इस इक्वल टू दिस होगी। अब आप देखें कि ट्रांसमिशन लाइन का जितना ज़्यादा लॉस होगा उतनी ये वैल्यू बड़ी होगी, L-1 उतनी वैल्यू ये बड़ी होगी। तो जितना गेन कम होगा जिसका मतलब है जितना लॉस ज़्यादा होगा तो L की वैल्यू उतनी बड़ी होगी और उतनी ज़्यादा ट्रांसमिशन लाइन जो है वो नॉइज़ ऐड करेगी। जितनी ज़्यादा वो लॉसलेस लाइन होगी जो कि प्रैक्टिकली तो एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन जितनी ज़्यादा उसका लॉस कम होगा उतनी बेहतर वो ट्रांसमिशन लाइन होगी। ठीक है, तो वहाँ पे इफ़ यू रिमेंबर हमने ये देखा था कि बेशक एक ट्रांसमिशन लाइन इम्पिडेंस मैच्ड हो, लेकिन अगर वो लॉसी है तो स्टिल इट इज़ नॉट अ वेरी गुड ट्रांसमिशन लाइन, इट इज़ नॉट यूजेबल। तो यहाँ पे हम अब दोबारा से उसी चीज़ को रिविज़िट कर रहे हैं कि अगर एक ट्रांसमिशन लाइन लॉसी लाइन है तो अपार्ट फ्रॉम इट्स अटेनुएशन फैक्टर, अगर हम उसमें से कोई भी चीज़ नहीं पास करें तो भी स्टिल जो ट्रांसमिशन लाइन है इन एनी गिवन सिनेरियो वो एक नॉइज़ जो है वो अपने आउटपुट के ऊपर इंट्रोड्यूस करेगी। ठीक है, इसी तरह अब जब हमने नॉइज़ डिटरमिन कर ली ट्रांसमिशन लाइन की, अब हम उसका इक्वलेंट टेम्परेचर डिटरमिन करना चाह रहे हैं विच इज़ एन नॉट डिवाइडेड बाय के बी, और एन नॉट हमारे पास जो है वो सारे का सारा अब ये चीज़ है। ठीक है, तो this should be actually equal to n added which is this one. So now this is the equivalent temperature of the transmission line। यहाँ से k और b दोनों निकल जाएंगे, तो ये हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन का इक्वलेंट टेम्परेचर आ जाएगा। तो नाउ दिस इज़ दी फिज़िकल टेम्परेचर ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। उसको जब आप लॉस के साथ लॉस फैक्टर को जब आप इनकॉर्पोरेट करेंगे तो वो इक्वलेंट टेम्परेचर ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन आ जाएगा ऑफ अ लॉसी ट्रांसमिशन लाइन और एनी कंपोनेंट फॉर दैट मैटर। और नॉइज़ फैक्टर को अगर आप देखें तो आपके पास ऑलरेडी उसका रिलेशन मौजूद है, तो दिस इज़ व्हाट यू गेट नाउ 1 प्लस L-1 T/T0। ठीक है, तो T इज़ दी temperature of the system and T naught is the standard 290 Kelvin। जो कि अच्छा ये बात पीछे शायद इतने अच्छे तरीके से मैं आपको नहीं समझा पाया। जब भी हम नॉइज़ फिगर की बात करेंगे तो हम ये एज्यूम करेंगे कि जो नॉइज़ फिगर में जो हमारा सोर्स है उसका जो टी नॉट है उसको हम हमेशा 290 केल्विन लेंगे। तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द डेफिनेशन ऑफ नॉइज़ फिगर। और हम ये भी एज्यूम करेंगे कि जो सोर्स है वहाँ पे कोई इम्पिडेंस मिसमैचिंग एग्जिस्ट नहीं कर रही।
तो ये दो अजम्पशंस हैं हमारी, इसी वजह से यहाँ पे हमने ये बात स्पेसिफाई की हुई है। मैं देख लूँ कि कोई एग्ज़ाम्पल तो नहीं है, अगर कोई एग्ज़ाम्पल है इस चीज़ के मुतालिक तो पहले उसको विज़िट कर लें। नहीं, अभी तक कोई, ये एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल है। तो नाउ दे सेइंग कि अच्छा, इफ़ देयर इज़ अ लाइन at temperature T naught, F is equal to L. For instance, a 6 dB attenuator at the room temperature has a noise figure of 6 dB। जी ठीक है, ठीक है, वहाँ पे T over T naught की वैल्यू 1 हो जाएगी और 6 -1 + 1 ख़त्म हो जाएगा। जी ठीक है, कोई एग्ज़ाम्पल नहीं है, ठीक है। तो अब जो अगला सिनेरियो हम देखना चाह रहे हैं वो ये कि हमें ये बात पता है कि किसी भी RF फ्रंट एंड में इट इज़ नॉट कि देयर इज़ ओनली वन कंपोनेंट। हमारे पास क्या होता है, अगर हम एक RF फ्रंट एंड की, रिसीवर के RF फ्रंट एंड की फॉर एग्जांपल डायग्राम अपने जहन में लेके आए, तो हमारे पास क्या है कि जी एंटेना है, एंटेना के बाद हमारे पास लो नॉइज़ एम्पलीफायर है, उसके बाद हमारे पास मिक्सर है या मॉड्यूलेटर है जिससे हम सिग्नल को डाउन कन्वर्ट करते हैं, फिर इसके आसपास कहीं ना कोई फ़िल्टर्स लगे हुए होंगे। अब आप ये देखिए कि इसमें से कुछ कंपोनेंट्स जो हैं वो एक्टिव कंपोनेंट्स हैं और कुछ कंपोनेंट्स जो हैं वो पैसिव कंपोनेंट्स हैं। जहाँ कहीं पे भी हमारे पास कोई एम्पलीफायर लगा हुआ है उसका हमें गेन का पता है, ठीक है। जो RF फ्रंट एंड है वो किस सिग्नल को रिसीव कर रहा है उसकी हमें बैंडविड्थ का पता है, किस फिज़िकल टेम्परेचर के ऊपर मेंटेन्ड है हमें उस टेम्परेचर का भी पता है। फर्दर ऑन इसमें जो पैसिव कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, जिस तरह से हमारे पास कोई फ़िल्टर है या हमारे पास कोई पावर डिवाइडर है, कोई डाइप्लेक्सर है, या फॉर दैट मैटर हमारे पास एक डाउन कन्वर्टर या मिक्सर सर्किट है। मिक्सर सर्किट एक्टिव भी हो सकते हैं, पैसिव भी हो सकते हैं। तो अगर हमारे पास लगा हुआ है तो हम कहने का मतलब ये है कि हमारे पास काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि कास्केड के अंदर लगे हुए हैं। अब अगर हमारे पास ऐसा सिनेरियो हो कि हमारे पास एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स लगे हुए हों एक कैस्केड के अंदर, तो हम उसका क्या हल निकालेंगे। तो ये अब हमें यही बताना चाह रहे हैं कि दिस इज़ दी इनपुट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे यू हैव एन एंटेना और यहाँ पे देयर इज़ अ फर्स्ट सिस्टम जिसका G1 है, उसका इक्विवेलेंट टेम्परेचर TE1 है, उसका नॉइज़ फिगर F1 है। फिर उसके बाद G2 है, नॉइज़ फिगर 2 TE2, और उसके बाद में आपका, तो आप इसके कंबाइंड इफ़ेक्ट को कैसे देखेंगे, हाउ वुड यू डील विद इट, ठीक है। तो हम करते क्या हैं कि हमारे पास इसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होल्ड करता है। अब अगर आप ये देखिए यहाँ पे, हम इसको आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं। पहले स्टेप में अगर हम N1 को देखें तो N1 में हमारे पास क्या है, N1 में हमारे पास क्या होना चाहिए, जो यहाँ से हमारे पास नॉइज़ पावर आ रही है वो गेन से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। साथ में इसकी जो अपनी नॉइज़ पावर है इंटरनल वो भी गेन से मल्टीप्लाई होगी और वो दोनों कंबाइन होके यहाँ पे N1 में हमें मिलेंगे, विच इज़ के टी नॉट बी, जो कि N इनपुट थी यहाँ से आ रही थी, गेन से मल्टीप्लाई हो गई, प्लस जो इसकी इंटरनल थी KTE1B, वो भी इस गेन से मल्टीप्लाई हो गई और हमारे पास N1 आ गई। अब N आउट में क्या हुआ, N1 मल्टीप्लाइड बाई G2 प्लस G2 KTE2B, ये सारी N0 हुई, ठीक है। अब आप ये देखिए, जब आप यहाँ पे N1 को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, G2 G1 के फलाना 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 ऑल ऑफ दिस प्लस ऑल ऑफ दिस, ठीक है। जब आप इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो नाउ अब आपको क्या बात पता चलती है, G1 G2 KB T0 TE1, और जो ये आपके पास एक इंटरेस्टिंग बात आती है वो ये कि equivalent temperature of the second component is being divided by gain of the first component, ठीक हो गया। अब आप ये देखिए कि रिगार्डलेस कि ये सिस्टम की का इक्वलेंट टेम्परेचर जितना मर्ज़ी हाई हो, जिसका मतलब है कि ये जितना मर्ज़ी नॉइज़ी
सिस्टम हो। अगर ये वाला सिस्टम का गेन ज़्यादा है और इसकी नॉइज़ परफॉर्मेंस अच्छी है, तो इस सिस्टम के जो सेकंड वाला कंपोनेंट है उसके नॉइज़ी होने से हमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि जो सेकंड कंपोनेंट है उसका इक्विवेलेंट टेम्परेचर फर्स्ट वाले गेन के साथ डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो हमारे सिस्टम की ओवरऑल नॉइज़ को कम रखने के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है कि ये जो TE1 है इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए। ठीक है, या आप यूँ कह लें कि इसकी TE1 की वैल्यू कम होनी चाहिए और उसके गेन की वैल्यू हाई होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम किसी चेन को देखेंगे तो हमारे पास जो पहला कंपोनेंट ऑफ द चेन होगा उसकी नॉइज़ परफॉर्मेंस हमारे लिए ज़्यादा क्रिटिकल होगी टू सी कि ओवरऑल हमारा सिस्टम कैसे बिहेव करेगा। इसी वजह से किसी भी सिस्टम में आप कोई भी टेक्स्ट बुक उठा के देख लीजिए, जो सबसे पहला कंपोनेंट आपका RF फ्रंट एंड के अंदर लगा हुआ होता है वो लो नॉइज़ एम्पलीफायर होता है। और इसका नाम लो नॉइज़ एम्पलीफायर है ही इस वजह से कि इसमें दो कंपोनेंट्स है। वन इज़ दैट इट हैज़ लो नॉइज़ पावर एंड देन इट इज़ ऑल्सो एन एम्पलीफायर, जिसका मतलब है इट हैज़ अ गुड गेन। ठीक है, तो एक लो नॉइज़ एम्पलीफायर ऐसी चीज़ है जिसमें ये दोनों बॉक्सेस टिक हो रहे होते हैं कि उसका जो इक्विवेलेंट टेम्परेचर है या जो उसका नॉइज़ फिगर है वो कम होगा और उसका गेन जो है उसकी वैल्यू अच्छी होगी। ठीक है, तो इसी वजह से जो एक लो नॉइज़ एम्पलीफायर है, जब हम उसको अगले चैप्टर में हम देखेंगे, जब हम उसको डिज़ाइन करेंगे तो हमारी रिक्वायरमेंट ये नहीं होती कि उसका गेन बहुत ज़्यादा हाई हो। हमारी ये रिक्वायरमेंट होती है कि उसकी नॉइज़ परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो। और उसकी नॉइज़ परफॉर्मेंस अच्छी होने का ये फ़र्क होगा, का ये फ़ायदा होगा कि ये वाली वैल्यू कम होगी और अगर उसके गेन की वैल्यू रीज़नेबल भी है तो अगले सारे कंपोनेंट्स जो हैं उनकी नॉइज़ परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर होगी। हमें उनकी नॉइज़ फिगर से कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं होगा। तो इक्विवेलेंट सिस्टम के लिए अब अगर आप देखिए तो दिस इज़ व्हाट टी नॉट एंड ये जो सारी चीज़ है इसको हम कह रहे हैं टेम्परेचर ऑफ द कैस्केडेड सिस्टम। और अगर इसके आगे और कंपोनेंट्स होंगे तो फिर टी प्लस TE3 डिवाइडेड बाय G1 एंड G2 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यही सारा चीज़ आगे एग्जिस्ट करती रहेगी। इसी तरह अगर आप नॉइज़ फिगर को देखें तो कैस्केडेड सिस्टम की नॉइज़ फिगर में क्या होगा, पहले सिस्टम की नॉइज़ फिगर सेकंड की नॉइज़ फिगर डिवाइडेड बाय G1। तो इन जनरल अगर आप देखें तो इक्विवेलेंट टेम्परेचर की फॉर्म में या कैस्केडेड टेम्परेचर की फॉर्म में TE2 डिवाइड बाई G1, TE3 डिवाइड बाई G1, G2 और इसी तरह जो नॉइज़ फिगर्स हैं वो भी कम होती जाएंगी। ठीक है, अब एक एग्जांपल छोटी सी देख लेते हैं। 10.2 यहाँ पे आपके पास क्या है, ये एक अच्छी एग्जांपल है, इसको आप देख लीजिए। आपके पास एक लो नॉइज़ एम्पलीफायर है, इसका गेन आपको गिवन है, इसकी नॉइज़ फिगर आपको गिवन है। फिर आपके पास एक फ़िल्टर है जिसका लॉस आपको गिवन है। फिर आपके पास एक मिक्सर है जिसका लॉस और जिसकी नॉइज़ फिगर, ये दोनों चीज़ें आपको गिवन है। ठीक है, अब आप ये देखिए कि इसकी नॉइज़ परफॉर्मेंस पुअर है, इसका नॉइज़ फिगर ज़्यादा है, लेकिन इसका नॉइज़ फिगर जो है वो 2 dB है, विच इज़ वेरी लेस। स्टैंडर्ड में जितने भी लो नॉइज़ एम्पलीफायर्स होते हैं सारों की जो नॉइज़ फिगर का लिमिट होता है जनरली इट इज़ लेस देन 2 dBs। ओवरऑल नॉइज़ फिगर उन्होंने कैलकुलेट करने को कहा है और उन्होंने कहा है कि जो एंटेना से आपको इनपुट के ऊपर नॉइज़ आ रही है दैट इज़ KTAB, where TA is the antenna temperature which is 150 Kelvin। और उन्होंने कहा है कि जी आउटपुट के ऊपर नॉइज़ पावर आप डिटर्मिन करें और ये भी बताइए कि अगर आपको एक मिनिमम सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो ऑफ 20 dB रिक्वायर्ड है इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो व्हाट इज़ द मिनिमम सिग्नल वोल्टेज दैट शुड बी अप्लाइड एट द रिसीवर इनपुट। यहाँ पे SI की क्या वैल्यू होनी चाहिए इन ऑर्डर टू मीट दिस 20 dB
नॉइज़ पावर 20 dB की सिग्नल टू नॉइज़ रेशो। तो इसको भी हम देखेंगे। तो जनाब अब हमारे पास क्या है, हमने इन सारे डेटा को लिख लिया, GA, FA, और जो हमारे पास बैंड पास फिल्टर है उसका लॉस हमारे पास गिवन था, हमने उसको गेन में कन्वर्ट कर लिया 1 ओवर करके, ठीक है। और फिर उसके ज़रिए से हमने नॉइज़ फिगर भी डिटर्मिन कर ली, जो कि हमारे पास किस तरह से आएगी, हमारे पास आएगी इस फॉर्मूला के तहत, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास उसका लॉस उन्होंने गिवन है, तो हमने उसकी नॉइज़ फिगर को कैलकुलेट कर लिया। और ये मिक्सर का दोनों चीज़ें हमारे पास गिवन है। अब हमारे पास सिंपल फार्मूला है, हमने सिंपल फार्मूला अप्लाई किया और यहाँ पे हमें पता चला कि ओवरऑल जो सिस्टम का नॉइज़ फिगर है वो 2.55 dB है। फिर हमने क्या किया, उसको इक्विवेलेंट टेम्परेचर में हमने कन्वर्ट कर लिया। हमारे पास 232 केल्विन हमारे पास उसका इक्विवेलेंट टेम्परेचर आ गया। ओवरऑल सिस्टम का गेन हमारे पास क्या है जी, 10 एम्पलीफायर का गेन है। फिर आगे ये लॉस है ऑफ द फिल्टर, और फिर ये आगे मिक्सर। तो ओवरऑल गेन जो है सिस्टम का 3.95 है। ये क्यों हमने निकाला है, ये इस वजह से निकाला है ताकि हम ओवरऑल नॉइज़ पावर एंड में डिटर्मिन कर सकें। तो हमारे पास अब नॉइज़ पावर क्या होगी, K टाइम्स TA, जो कि एंटेना से आ रही थी, इक्विवेलेंट टेम्परेचर ऑफ द होल सिस्टम, जो कि हमने यहाँ पे डिटर्मिन किया है, मल्टीप्लाइड बाय बैंडविड्थ मल्टीप्लाइड बाय गेन, ये हमारे पास उसकी नॉइज़ पावर आ गई। और अब हमें SNR जो है उसकी रिक्वायरमेंट है 20 dB विच इज़ 100। अब हम सिग्नल जो मिनिमम इनपुट सिग्नल लेवल है वो हम डिटर्मिन करना चाहते हैं। तो हमारे पास जो आउटपुट सिग्नल पावर है दैट शुड बी इनपुट सिग्नल मल्टीप्लाई बाय गेन। जब हमने यहाँ पे रखा तो हमने इसको N0 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। दिस इज़ नाउ SNR एट द आउटपुट एंड दिस इज़ नॉइज़ पावर एंड दिस इज़ गेन। जब हमने ये सारा कुछ किया तो इससे हमें ये पता चला कि 82.8 -82.8 dBm का हमारे पास सिग्नल होना चाहिए। और हमने इसको वोल्टेज में कन्वर्ट कर लिया बाय V स्क्वायर ओवर R। हाँ जी, पावर जो है उसको V स्क्वायर ओवर R हमने लिया, तो यहाँ से हमने वोल्टेज डिटर्मिन कर लिया। यहाँ पे इन्होंने कुछ आपको किसी चीज़ से अलर्ट किया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। शायद मैं आपको एक चीज़ कहने वाला था कि यहाँ पे हमने इक्विवेलेंट टेम्परेचर के ज़रिए से इसको कंप्यूट किया है। एक और तरीका जो मेरा ख्याल था कि शायद हम ये कर सकते हैं कि हम नॉइज़ फिगर के ज़रिए से, जो कि सिग्नल टू नॉइज़ रेशो एट दी आउटपुट और सिग्नल टू नॉइज़ रेशो एट दी इनपुट का रिलेशन होती है, हम उस तरीके से भी ये काम कर सकते हैं, जो कि शायद इन्होंने आपको यहाँ पे करके दिखाया हुआ है। लेकिन ये आपको कहना ये चाहते हैं कि ये काम आप इस वजह से नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता है, पता नहीं आप मेरी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। देखें, हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि वी नीड टू डिटर्मिन दी दिस थिंग, राइट, ठीक हो गया ना, या हमें नॉइज़ पावर डिटर्मिन करने की ज़रूरत है। तो हमने एक तरीका तो इक्विवेलेंट टेम्परेचर के साथ देखा, लेकिन सिग्नल टू नॉइज़ रेशो अगर हमें आउटपुट के ऊपर गिवन है तो हम इनपुट के ऊपर सिग्नल टू नॉइज़ रेशो डिटर्मिन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो गिवन है, क्या नाम है, नॉइज़ फिगर की वैल्यू गिवन है, और इनपुट के ऊपर हमें नॉइज़ पावर भी गिवन है, ठीक है। NI की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, जो कि यहाँ से हमारे पास आ जाएगी। तो वाई नॉट यूज़ दिस वन, तो उसकी एक वजह ये है कि दोबारा मैं यहाँ पे आपको लेके जाऊँगा कि उन्होंने ये कहा कि नॉइज़ फिगर की डेफिनेशन ये बात इंश्योर करती है कि जो सिस्टम का इनपुट है वो 290 केल्विन के ऊपर मेंटेन्ड है, ठीक है। लेकिन इस एग्जांपल के केस में अगर आप देखें तो एंटेना का टेम्परेचर इज़ नॉट 290 केल्विन, इट इज़ 150 केल्विन, जिसकी वजह से नॉइज़ फिगर के ज़रिए से सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो एट दी इनपुट के ऊपर डिटर्मिन करना गलत होगा। अगर आप ये काम करेंगे तो ये बात मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास एन इन अवेलेबल है
और एस ओवर एन आउट भी आपके पास अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है। तो एक इक्वेशन और एक इनपुट सिग्नल पावर, सिर्फ ये चीज़ आपके पास रह जाती है, ठीक है। लेकिन आप ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ये काम करेंगे तो ये वाली एजम्पशन जो है आपकी टी नॉट इज इक्वल टू 90K, दिस इज़ नॉट सेम एज दैट ऑफ टी नॉट इज इक्वल टू 150K, ठीक है। तो यहाँ पे इस एग्ज़ाम्पल के साथ मैं अपनी इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ, ठीक है। अ, इसके अंदर थोड़ा थ्योरेटिकल स्टडी है, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा और आपको इनकरेज करूँगा कि आप इसकी थॉरो रीडिंग करें, और जो जो टॉपिक्स को हम कवर कर रहे हैं उनको आप साथ साथ देखते जाएं। जब अगली दफ़ा हम मिलेंगे तो हम ये देखेंगे कि किसी टू पोर्ट नेटवर्क की जो नॉइज़ परफॉर्मेंस है उसको आप पैसिव टू पोर्ट नेटवर्क की नॉइज़ परफॉर्मेंस को कैसे डिटरमिन करेंगे। अभी हमने ये किया कि हमने एक लॉसी ट्रांसमिशन लाइन की नॉइज़ परफॉर्मेंस को देखा है, और हमने कैस्केडेड सिस्टम की नॉइज़ परफॉर्मेंस को देखा है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि अगर हमारे पास टू पोर्ट नेटवर्क है तो उसकी नॉइज़ फिगर हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं, और जो इम्पिडेंस मिस मैच है क्या उसकी वजह से नॉइज़ परफॉर्मेंस के अंदर, क्योंकि अभी खाली हमने लॉस को देखा है, अगर इम्पिडेंस मिस मैच भी एग्जिस्ट करता है तो उसकी वजह से नॉइज़ परफॉर्मेंस में कोई मज़ीद बेहतरी या अबतरी आती है या नहीं आती, ठीक है। ये चीज़ हम देखेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आप अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।